अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड वीजा प्लान फिलहाल फ्लॉप होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत सिर्फ एक व्यक्ति को ही मंजूरी मिल पाई है। इस योजना को बड़े और प्रभावशाली विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लाया गया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। विशेषज्ञ मानते हैं कि कड़े नियम और अनिश्चित नीतियों की वजह से निवेशक दूरी बना रहे हैं, जिससे इस योजना पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब नजर इस बात पर है, क्या अमेरिका इस प्लान में बदलाव करेगा या इसे पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। फिलहाल ये स्कीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती दिख रही है और इसका असर ग्लोबल निवेश माहौल पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। रूस ने इन हमलों को अनंत और खतरनाक करार देते हुए कहा कि इससे क्षेत्र की शांति को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस तरह की कार्यवाही हालात को और भड़का सकती है और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इधर इस बयान के बाद वैश्विक राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बड़े देशों के बीच टकराव आशंका भी बढ़ती नजर आ रही है। अब सवाल ये है, क्या ये तनाव और गहराएगा या कूटनीति से हालात संभाले जा सकेंगे। दुनिया की नजरें अब इस बढ़ते संकट पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ और जॉरेड कुनसर को पाकिस्तान भेजा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम को लेकर अहम बातचीत हो रही है, जो मिडिल ईस्ट के हालात पर बड़ा असर डाल सकती है। इस पूरी हलचल का सीधा असर भारत के पड़ोस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियां रणनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। अब सबकी नजर इन बैठकों के नतीजों पर है, क्योंकि यही से तय होगा कि आगे क्षेत्र की सियासत किस दिशा में जाएगी। भारत से जुड़ी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का शुभारंभ किया है। ये कार्यक्रम भारत के प्रमुख वैश्विक जल मंचों में से एक माना जाता है। इस आयोजन में करीब 150 देशों को आमंत्रित किया गया, जहां जलवायु परिवर्तन से निपटने, बेहतर जल प्रबंधन और वैश्विक सहयोग को लेकर अहम चर्चा होगी। विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच ये संवाद भविष्य की जल नीतियों को दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि पानी से जुड़ी चुनौतियां अब वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की ये पहल न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत संदेश है कि जल संकट से निपटने के लिए अब मिलकर काम करना ही एकमात्र रास्ता है। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं हटा सकता, गलतफहमी में मत रहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में सियासी हलचल और बढ़ गई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में गठबंधन और समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर चल रही अटकलों के बीच ये बयान एक मजबूत संदेश माना जा रहा है कि सरकार पूरी तरह स्थिर है। विपक्ष जहां इस पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे आत्मविश्वास और एकजुटता का संकेत बता रहा है। अब नजर इस बात पर है, क्या ये बयान सियासी अटकलों पर विराम लगाएगा या बहस और तेज होगी। बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। अमेरिका से एक बड़ा कदम सामने आया है, जिसका असर सीधे भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा पर 3 साल के प्रतिबंध का बिल पेश किया गया है। अगर ये बिल पास होता है तो हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल के लिए अमेरिका में काम करने के रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। H-1B वीजा लंबे समय से भारतीय टैलेंट के लिए अमेरिका में कैरियर बनाने का सबसे बड़ा जरिया रहा है और इस फैसले से टेक इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कंपनियों को स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने की बात भी कही जा रही है। अब सबकी नजर इस बिल पर है, क्योंकि इसका फैसला हजारों कैरियर और ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज की दिशा तय कर सकता है।
बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है और ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल जैसे बड़े नाम शामिल है। खास बात यह है कि इनमें से 6 सांसद पंजाब से हैं। पार्टी छोड़ने के बाद इन सभी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के नेता तरुण चुग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपके मूल सिद्धांतों को खत्म कर दिया है। अब सबकी नजर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर होगी, क्योंकि इस घटनाक्रम का पार्टी पर सीधा असर पड़ सकता है। भीड़, पसीना और सियासत के बीच पश्चिम बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट भी सामने आई है। पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है और इस बार राजनीतिक हिंसा में भी कमी देखने को मिली है। ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि क्या ये बदलाव का संकेत है, तो अमित शाह ने साफ कहा कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की उम्मीद है। चुनावी माहौल में ये बयान सियासी पारा और बढ़ाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। अब असली तस्वीर क्या होगी ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल बंगाल की राजनीति में हलचल तेज है और हर बयान चुनावी दिशा तय करने में अहम बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आधी रात की सियासी ड्रामा सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक वायरन विश्वास ने एक ईवीएम सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि जब वे स्ट्रॉन्ग रूम का मुआयना करने पहुंचे तो अंदर सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे, लेकिन बाहर उनकी निगरानी के लिए कोई स्क्रीन मौजूद नहीं थी। इसी बात को लेकर वायरन विश्वास ने सवाल उठाए और पूरी प्रतिक्रिया की पारदर्शिता पर चिंता जताई। इस घटना के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है और चुनावी माहौल में एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यवस्था की चूक है या इसके पीछे कोई और वजह। फिलहाल प्रशासन पर निगरानी और जवाबदेही का दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान के बीच बयानबाजी फिर एक बार तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल पीएम मोदी के हुगली नदी में बोट राइड करने पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा, यमुना में डुबकी क्यों नहीं लगाते। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। जहां एक तरफ टीएमसी इसे पलटवार बता रही है, वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक बयानबाजी कह रही है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे तीखे बयान वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि क्या ये बयानबाजी वोटों में बदल पाएगी या चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल से एक बड़ी कार्यवाही की भी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनाव के बीच डायमंड हार्बर में पक्षपात के आरोपों पर 5 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम एसएसपी संदीप गहराई का बताया जा रहा है। चुनाव जैसे संवेदनशील समय में इस तरह की कार्यवाही ने सियासत हलचल बढ़ा दी है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल बंगाल की सियासत में हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बंगाल चुनाव में हिंसा पर क्या सच में लगी है लगाम या सिर्फ ये दावे हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जहां पहले बंगाल चुनाव हिंसा के लिए चर्चा में रहता था, वहीं इस बार घटनाओं में कमी की बात कही जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार चुनावी हिंसा में भारी गिरावट आई है और मतदान पहले के मुकाबले ज्यादा शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स और विपक्षी दल अब इस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और जमीनी हकीकत को अलग बता रहे हैं। यानी एक तरफ दावे हैं तो दूसरी तरफ सवाल। अब असली तस्वीर क्या है, ये पूरी तरह आंकड़ों और चुनाव आयोग की रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल बंगाल चुनाव में हिंसा बनाम बदलाव की बहस जारी है और नजरें अगले चरण पर टिकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है। कोलकाता में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता और जनता का समर्थन अभी भी मजबूत है और आने वाले चुनाव में उनकी वापसी तय मानी जा रही है। इस बयान के बाद सियासी हलचल और तेज हो गई है। जहां एक तरफ टीएमसी समर्थक इसे आत्मविश्वास बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी
कह रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी सच में चौथी बार सत्ता में वापसी कर पाएंगी या बंगाल की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्म जरूर कर दिया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। उपचुनाव के बीच सुनेत्रा पवार ने बड़ा बयान दिया है। बारामती का हर वोट अजित दादा को श्रद्धांजलि होगा। उन्होंने कहा कि बारामती की जनता हमेशा पवार परिवार के साथ खड़ी रही है और इस बार भी समर्थन पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। जहां समर्थक इसे भावनात्मक अपील बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार दे रहा है। बारामती की ये सीट लंबे समय से पवार परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में ये बयान चुनावी समीकरणों को और दिलचस्प बना सकता है। अब नजरें इस बात पर हैं कि क्या ये भावनात्मक दांव वोटों में बदल पाएगा या मुकाबला और कड़ा होने वाला है। जयपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जयपुर पहुंचे हैं, जहां जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भागड़े ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा भी वहां मौजूद रहे। अपने इस दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके साथ ही वे भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। यानी आज का दिन जयपुर में कई अहम आयोजनों के लिए काफी खास रहने वाला था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बड़ी अपडेट सामने आई है। एयरपोर्ट के नेतृत्व में अहम बदलाव करते हुए नीतू समरा को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। ये फैसला BCAS के नियमों के तहत लिया गया है, जिसमें भारतीय सीईओ का होना अनिवार्य बताया गया है। नीतू समरा अक्टूबर 2021 से ही CFO के पद पर कार्यरत थी और अब ये उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव के बाद उम्मीद जताई जा रही कि एयरपोर्ट को जल्द ही सुरक्षा क्लियरेंस मिल सकता है, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रही उड़ानें भी शुरू हो सकती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश का सबसे बड़े एविएशन प्रोजेक्ट में गिना जाता है और अब ये बदलाव इसके संचालन की दिशा तय कर सकता है। सवाल यही है, क्या अब जल्दी ही नोएडा से उड़ानें भरती नजर आएंगी। मणिपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उखरुल जिले में नागा और कुकी समुदाय के बीच फिर एक बार झड़प हुई है। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। इलाके में तनाव बना हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। इस संदेश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अहम मुलाकात की है। इस दौरान देश के विकास, आपसी भरोसे और एकजुटता पर गहरी चर्चा हुई है, जहां डोभाल ने मिलकर आगे बढ़ने और राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखने पर जोर दिया है। मशहूर उद्योगपति जफर सरसेवाला ने भी इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और डोभाल का धन्यवाद करते हुए इसे बेहद शानदार बातचीत बताया। उन्होंने कहा कि डोभाल ने धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनी और देश के भविष्य के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी दिशा दिखाई। ये मुलाकात एक मजबूत संदेश देती है कि संवाद और सहयोग ही देश को आगे बढ़ाने का असली रास्ता है। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म हो चुका है। लखनऊ सहित कई जिलों में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई है। करीब 41,424 पदों के लिए ये परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। हर अभ्यर्थी की सख्त चेकिंग, CCTV निगरानी और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर उम्मीदवारों की लंबी कतारें नजर आई। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है। वहीं युवाओं के लिए ये बेहद अहम मौका माना जा रहा है, जो उनके भविष्य की दिशा तय कर सकता है। उत्तर प्रदेश से भर्ती परीक्षा के बीच भी एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लखनऊ में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के दौरान पेपर माफिया का खेल सामने आया है। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए QR कोड भेजकर युवाओं से फर्जी पेपर के नाम पर
मोटी रकम मांगी जा रही थी, लेकिन पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की सतर्कता से इस गिरोह की पोल खुल गई और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है, ऐसे किसी भी फर्जी ऑफर के झांसे में न आए और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि कैसे नौकरी के नाम पर ठगी का जाल फैलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे गिरोहों पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी या ये नए तरीके फिर से सक्रिय होंगे। त्रिपुरा से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। अगरतला रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान मुंबई से आए एक व्यक्ति के पास से करीब 60 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जैसे ही पूछताछ आगे बढ़ी, मामला एक आईएफएस अधिकारी और उनके परिवार तक जा पहुंचा। इसके बाद ईडी ने भी इस केस में एंट्री कर ली है और अब भ्रष्टाचार के एंगल से जांच तेज कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक पैसों के स्रोत और इसके इस्तेमाल को लेकर गहराई से पड़ताल की जा रही है और आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कैश रिकवरी है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क छिपा है। फिलहाल जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और ये मामला अब और बड़ा रूप ले सकता है। भारत ने टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर एक बड़ी छलांग लगा दी है। भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने 1000 किलोमीटर लंबी क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन लिंक का सफल प्रदर्शन किया है। ये उपलब्धि देश की साइबर सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का मतलब है ऐसा नेटवर्क जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन हो, क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का इस्तेमाल होता है। सबसे खास बात यह है कि अगर कोई इस डेटा को बीच में रोकने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट दे देता है। रक्षा, बैंकिंग और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा के लिए ये तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब नजर इस बात पर है, क्या ये भारत इस हाईटेक दौड़ में दुनिया के सामने नई लीड लेने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से भी बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दहशत फैलाने वाले वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस केस में कुल 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 2 अन्य आरोपी फिलहाल विदेश में हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन वीडियो के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब नजर इस बात पर है, क्या बाकी आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा या मामला और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। नहर बंद होने के कारण अब लोगों को हर दूसरे दिन ही पानी सप्लाई किया जा रहा है और ये स्थिति 10 मई तक बनी रह सकती है। जल विभाग ने साफ तौर पर लोगों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। शहर के कई इलाकों में लोग पहले से ही पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। टैंकरों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस संकट का कोई अस्थायी समाधान निकाल पाएगा या फिर हर गर्मी में यही हाल देखने को मिलेगा। उत्तर भारत से एक गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी सामने आ रही है। हीट वेव के बीच जंगल की आग की घटनाएं करीब 80% तक बढ़ गई है। तेज गर्मी, सूखी हवाएं और कम नमी, इन सब ने आग को और भड़काने का काम किया है। कई राज्यों में वन विभाग अलर्ट मोड पर है और आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। इस बढ़ती आग का असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वायु गुणवत्ता, वन्यजीव और आसपास के इलाकों की सेहत पर भी पड़ रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हम इस पर्यावरण संकट को समय रहते संभाल पाएंगे या नुकसान और बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने अब खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी और आसपास के इलाकों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसके बाद हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार चल रहे एसी और कूलर पंखों की वजह से बिजली खपत तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई इलाकों में लोड बढ़ने की चिंता भी सामने आने लगी है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में गर्मी और मुश्किल बढ़ाने वाली है।
उत्तर प्रदेश के मऊ से दिल दहला देने वाली खबर भी सामने आई है। झारखंड से शादी पार्टी से लौट रही एक एसयूवी की ट्रक से आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। खुशियों से भरी ये यात्रा पल भर में मातम में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना खतरनाक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हादसे की वजह की जांच जारी है। एक सवाल फिर खड़ा हो गया है कि क्या सड़क सुरक्षा के नियमों सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं या मऊ का ये हादसा कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन गया। भारत ने एक बार फिर मैदान पर अपना दम दिखा दिया है। भारतीय पुरुष टीम ने कनाडा को 4-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। पूरे मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ नजर आया। अटैक हो या डिफेंस, हर मोर्चे पर भारत आगे रहा। खिलाड़ियों की शानदार तालमेल और आक्रामक खेल ने कनाडा को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। ये जीत टीम के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाली है। अब सभी की नजरें आज होने वाले मुकाबले पर है, जहां भारतीय महिला टीम यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। फैंस को उम्मीद है कि महिलाएं भी इसी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। तो क्या भारत जीत का परचम लहराएगा? नजरें टिकी हैं अगले बड़े मुकाबले पर। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी हाईटेक हो गई है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने इस बार व्यापक सुरक्षा प्लान तैयार किया है। भीड़ वाले पर्यटन स्थल पर अब ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही मोबाइल पुलिस टीमें भी तैनात की गई है, जो हर समय अलर्ट मोड में रहकर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इस हाईटेक व्यवस्था का मकसद साफ है, पर्यटकों को सुरक्षित और बेफिक्र माहौल देना। प्रशासन का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ताकि पर्यटन अनुभव पूरी तरह से सुरक्षित और सुचारू बना रहे। अब देखना होगा क्या ये नई व्यवस्था पर्यटकों का भरोसा और बढ़ाएगी। फिलहाल उत्तराखंड में सुरक्षा और पर्यटन दोनों को साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी है।